हेलो दोस्तों, अब की बार पीएससी पार्ट। ठीक है, आज हम सॉल्व करने वाले हैं सीजीपीएससी प्री 2015 का पेपर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से 30 का मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे, और उसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम। ठीक है, कैसे पोस्टमार्टम करेंगे उसको आप देखिए इसमें वीडियो में। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, पहला हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया हमारे पास, निम्नलिखित में से नवा अंजोरा योजना, नवा अंजोरा योजना है किससे संबंधित है ये? तो जो नया अंजोरा योजना है वो है ग्रामीण उद्योग से संबंधित। जो ग्रामीण उद्योग है उसके लिए इसमें जो है आपका पैसा दिया जाता था समिति को। जो समिति बनाते थे और गांव में जो है उद्योग धंधे लगाएंगे ऐसे करके, तो इनको पैसा दिया जाता था। ये 2015 14-15 में ये जो है योजना चलता था। अभी वर्तमान में योजना एक्टिव नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं योजना से, ये प्रश्न आया हुआ है तो योजना कितना महत्वपूर्ण है। तो हम बात करते हैं अभी छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। तो देखिए, अभी 21 मई 2020 को जो योजना 21 मई 2020 को जो योजना चालू हुई थी वो योजना थी हमारी राजीव गांधी न्याय योजना। क्या? राजीव गांधी न्याय योजना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसानों को जो है बोनस दिया जाता है। मतलब जो अंतर राशि है 2500 में सरकार ने लेने का वादा किया था धान को, और उससे जो बच गया था राशि, अंतर राशि, उसको इसमें दिया जाता है। तो 21 मई 2020 को ये योजना चालू हुई। अभी जो है धान का 3 किस्त दिया जा चुका है वर्तमान में, अभी आज की डेट में। ठीक है, उसके अलावा 20 जुलाई को दूसरा योजना लागू हुआ था, वो है हमारे पास गोधन न्याय योजना। ठीक है, 20 जुलाई को कौन सी योजना लागू हुई थी? 20 जुलाई 2020 को एक योजना थी बहुत महत्वपूर्ण, गोधन न्याय योजना। इस योजना में क्या किया जाता है, गोबर को 2 रुपये पर केजी के हिसाब से लिया जाता है गोधन न्याय योजना में, गोधन न्याय योजना। और खाद के रूप में उसको तैयार किया जाता है बाद में फिर। ठीक है, तो 20 जुलाई 2020 को ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है। डेट इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो है सहायक संचालक का जो परीक्षा हुआ था, ठीक है, और जितना भी अभी परीक्षा हो रहा है उसमें ये जो प्रश्न है 2020 में होने वाले परीक्षाओं में ये आ रहा है। 21 मई 2020 को राजीव गांधी न्याय योजना और 20 जुलाई 2020 को गोधन न्याय योजना चालू हुआ था। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं चल रही है छत्तीसगढ़ में, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण और योजना है दाई दीदी योजना। दाई दीदी योजना, दाई दीदी योजना क्या है? दाई दीदी योजना जो है उस 19 नवंबर 2020 से चालू है। ठीक है, इसमें जो है केवल महिलाओं का इलाज किया जाता है शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत। ये जो योजना है शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना जो है ना 2019 से ये आया था, 2019 से चालू है। और इसमें क्या है, शहर के जो स्लम एरिया है वहाँ पे जाके, यानी कि गरीब जहाँ लोग रहते हैं उस एरिया में जाकर उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती है। एक वैन होता है, उसमें डॉक्टर्स रहते हैं। ठीक है, तो ये दाई दीदी योजना कब से चालू हुआ है? 19 नवंबर 2020 से। क्या किया जाता है इसमें महिलाओं का इलाज किया जाता है, दाई दीदी योजना, इसको आप याद रखें। और ये योजना चल रही है कौन कौन सी? मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना। क्या चल रही है? मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना, हाट बाजार योजना। ये सब योजनाएं जो है आगामी परीक्षाओं में आने वाली हैं। ठीक है, इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ। ठीक है, मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना ये 2019 से चल रहा है, और इसमें क्या है, हाट बाजार में जो है डॉक्टरों के द्वारा सुविधा दिया जाता है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, सरकारी डॉक्टर द्वारा। ठीक है, इलाज के लिए। सुपोषण अभियान चल रहा है अभी, सुपोषण अभियान। सुपोषण अभियान में क्या किया जाता है, बच्चों का सुपोषित आहार, बच्चों को जो है सुपोषित आहार दिया जाता है। ठीक है, सुपोषण अभियान में जो है अभी जो मिड डे मील नहीं बढ़ सका था उसी के अंदर में अभी घर घर जाकर सूखा राशन, यानी कि सोयाबीन का बड़ी है, चार है, और कुछ कुछ मटेरियल है, चावल है, इनको जो है घर में पहुंचा कर दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया योजना है। इसके अलावा चल रहा है सार्वभौम पीडीएस। सार्वभौम पीडीएस क्या है? पीडीएस योजना, सार्वभौम पीडीएस योजना। इसमें क्या किया जाता है, आपका राशन कार्ड जो बना है उसमें न केवल जो गरीब हैं उनको, बल्कि जो अमीर वर्ग है उनको भी चावल दिया जा रहा है। ठीक है, 10 रुपये केजी में जो अमीर वर्ग है उनको भी चावल दिया जाता है पीडीएस योजना के माध्यम से। सार्वभौम इसलिए कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास, मोदी जी। ठीक है, लेकिन अभी जो हमारी योजना चल रही है छत्तीसगढ़ भूपेश सरकार द्वारा चल रही है अभी। ठीक है, वार्ड कार्यालय योजना एक चल रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, वार्ड कार्यालय योजना। ये वार्ड कार्यालय योजना क्या है? इसमें क्या किया जाता है, वार्ड में
जो है कार्यालय बना दिया जाता है और लोगों को सुविधा दी जाती है, ठीक है। वार्ड में जो है कार्यालय बना होता है, उसमें आप जाके कुछ भी शिकायत वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। पार्षद कुछ काम नहीं कर रहा है ऐसे करके, ये 2019 से चल रहा है वार्ड कार्यालय योजना। ये सब योजना जो लागू हुई ना, जो राजीव गांधी न्याय योजना और गोधन न्याय योजना, इनको छोड़कर जितना भी योजना बताया हूँ वो सब चालू हुई थी 2 अक्टूबर 2019 गांधी जयंती के 150वीं जो है वर्षगांठ पर, ठीक है, या पुण्यतिथि पर, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती जो है आपका मनाया जाता है, ठीक है। उनके जन्म दिवस था इसलिए, ठीक है, पुण्यतिथि नहीं है, जन्म दिवस है। 30 जनवरी को उनका पुण्यतिथि होता है ना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? अब देखिए ये जो है आपका उद्योग और जो खदान से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। कोरिया में आपका कोयला पाया जाता है क्या? हाँ, सही बात है, पाया जाता है। रायपुर में आपका हीरा पाया जाता है, जो रायपुर और गरियाबंद वाला क्षेत्र है वहाँ पे थोड़ा सा पाया जाता है, ठीक है। यानी रायपुर संभाग की बात करें वहाँ पाया जाता है, ऐसा समझ जाइए, ठीक है। रायगढ़ में लोहा नहीं पाया जाता, ठीक है। सरगुजा में सोना पाया जाता है, ठीक है। अब इनका डिटेल में हम देखते हैं कैसे कैसे पाया जाता है। देखिए छत्तीसगढ़ जो है आपका मुख्यतः 4-5 भागों में ऐसे बटा है और उसमें जो चट्टानें पाई जाती है, देखिए मैं बताता हूँ। ये छत्तीसगढ़ है मान लो, और ये जो ऊपर में हमारा जो चट्टान पाया जाता है वो है गोंडवाना चट्टान, गोंडवाना चट्टान पाया जाता है। बीच में क्या पाया जाता है आपका? कडप्पा चट्टान पाया जाता है, कडप्पा चट्टान, ठीक है। और इधर क्या पाया जाता है आपका? धारवाड़ चट्टान पाया जाता है, ठीक है। और बहुत सारे चट्टान पाए जाते हैं, लेकिन मैं अभी थोड़ा मोटा मोटा हिसाब से ले रहा हूँ। देखिए गोंडवाना में क्या पाया जाता है? कोयला। तो ऊपर में जो है हमारा कोरिया जिला है, ठीक है, जसपुर है, सरगुजा है, ये सब जिले में हमारा क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है, ठीक है। बीच में हमारा कडप्पा है, चूना वगैरह पाया जाता है, और साथ में हीरा भी पाया जाता है जो गरियाबंद है वहाँ पे, ठीक है। तो ये भी सही है। और धारवाड़ यानी कि जो लोहा है वो नीचे के साइड में पाया जाता है, यानी कि बस्तर संभाग में। तो बस्तर संभाग का कोई भी यहाँ पे जिला नहीं दिया गया है। रायगढ़ हमारा रायपुर संभाग में आता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है यहाँ भी चूना पत्थर और कोयला पाया जाता है। तो रायगढ़ में हालांकि जो है ओपी जिंदल एक आयरन स्पंज कंपनी है जो एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ओपी जिंदल एक कंपनी है जो एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है, एशिया की लार्जेस्ट कंपनी है स्पंज आयरन की, स्पंज आयरन, ठीक, स्पंज आयरन। लेकिन ये लोग कच्चा माल दूसरी जगह से मंगाते हैं और यहाँ पे जो है लोहा नहीं पाया जाता है, हालांकि कंपनी पाई जाती है लोहा की। सरगुजा सोना पाया जाता है, कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे इसको? तो देखिए सरगुजा में बहता है रिहंद नदी, ठीक है, रिहंद नदी। और रिहंद नदी जो है सोन नदी की ये जो है सहायक नदी है। तो रिहंद नदी की वजह से यहाँ पे सोना पाया जाता है। रिहंद नदी जो अपवाद तंत्र है वो सोन नदी की सहायक नदी है, रिहंद नदी, ठीक है। और रिहंद नदी की जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है? छुरी मतरिंगा की जो पहाड़ी है ना उदयपुर में, वहाँ है। 145 किलोमीटर यह नदी है और छुरी मतरिंगा से होती है ये। उसका उदय कहाँ से होता है? छुरी मतरिंगा उदयपुर से, ठीक है। इसका उदय छुरी मतरिंगा उदयपुर से, छुरी मतरिंगा उदयपुर से। तो इतना हम डिटेल में देख लिए इसको ज़्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा अभी। छत्तीसगढ़ की नदियों में निम्नलिखित समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह का नदियों का अवरोही क्रम सही है? तो देखिए जो शिवनाथ नदी सबसे बड़ी नदी है, उसके बाद इंद्रावती है, फिर मांड, फिर रिहंद का मैंने बताया 145 किलोमीटर है, मांड है 155, इंद्रावती है 264 किलोमीटर और शिवनाथ नदी है 290 किलोमीटर, 264 और 290। तो देखिए शिवनाथ नदी है वो है 290 किलोमीटर और ये कहाँ से निकलती है? तो ये राजनांदगांव के पाना बरस वाले क्षेत्र से निकलती है, पाना बरस, ठीक है। इसका छत्तीसगढ़ में उद्गम माना जाता है पाना बरस में, ठीक है। कई लोग महाराष्ट्र में भी उद्गम मानते हैं, लेकिन हम मानते हैं छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ में पाना बरस से होता है, ठीक है। शिवनाथ नदी का उद्गम 290 किलोमीटर है और ये आगे जाके महानदी में कहाँ पे मिलती है? तो महानदी में शिवरी नारायण के पास मिल जाती है, शिवरी नारायण, ठीक है, जांजगीर चांपा में, ठीक है, ये मिल जाती है। इंद्रावती नदी है 264 किलोमीटर, 264 किलोमीटर। इसका उद्गम जो है उड़ीसा के जो है कालाहांडी जगह से होता है, उड़ीसा का जो है कालाहांडी नामक जगह से होता है और ये आगे बहते हुए ये जो है बीजापुर चली जाती है, ठीक है। उधर से उड़ीसा से आती है, ये बीजापुर में जाती है और बीजापुर में एक जगह है जिसका नाम है भद्रकाली। इस जगह में जाके वो किससे मिल जाती है? गोदावरी नदी से मिल जाती है। गोदावरी अपवाह तंत्र की एक प्रमुख नदी है और ये, ठीक है, गोदावरी नदी से मिल जाती है। मांड नदी की बात करें तो मांड नदी है हमारे पास मेन पार्ट,
ये मांड नदी कहाँ से निकलती है, तो मैनपाट सरगुजा से। मैनपाट इसकी जो लंबाई है मैंने बताया 155 किलोमीटर है, और ये जो है आगे जाके किससे मिलती है अगर हम बात करें तो मैनपाट से निकलती है, और ये जो है महानदी में चंद्रपुर में मिलती है। जो चंद्रपुर में चंद्रहासनी तोला बंदाओ, ये गाना सुने होंगे, तो चंद्रपुर में ये मिल जाती है। चंद्रपुर में दो नदी का संगम स्थल है मुख्यतः, ठीक है। अगर सैटेलाइट मैप में देखें तो मांड और जो है आपका महानदी। रिहंद नदी की बात करें अगर 145 किलोमीटर रिहंद नदी है, और ये जो है निकलती है हमारे कहाँ से निकलती है, ये निकलती है सरगुजा से ही निकलती है, ठीक है। वो मैनपाट से निकलती है सरगुजा के, और ये निकलती है सिर्फ सरगुजा से। हम देख सकते हैं इसका नाम है छुरी मतरिंगा पहाड़ी। कहाँ से रिहंद नदी निकलती है, छुरी मतरिंगा, जो प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ, पहला क्वेश्चन दूसरा में, ठीक है, इससे पहले यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। छुरी मतरिंगा की पहाड़ी सरगुजा से निकलती है उदयपुर से, ठीक है। और ये जो है सोन नदी की अपवाह तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इसमें सोना पाया जाता है, ठीक है। तो इतना महत्वपूर्ण हमने बातें इसमें सीखी। अगला हम चलते हैं, अगला कुछ क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है, देखिए ओजोन परत के क्षय से संबंधित है। ओजोन परत को क्षय को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अलावा मैं बताता हूँ वीना कन्वेंशन भी हुआ था। जो वीना कन्वेंशन है वो भी जो है हानिकारक गैसों यानी कि O3 ओजोन, देखिए सबसे पहले ओजोन का फार्मूला देख लेते हैं O3, ठीक है। अब ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है वो कब कब हुआ था, किस सन में हुआ था, देखिए तो 16 सितंबर 1987 को यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन द्वारा ओजोन के क्षरण को रोकने के लिए ये जो आयोजन किया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आयोजन किया था, ठीक है। ये एक प्रकार का समझौता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, एक प्रकार का समझौता है या एक मीटिंग है, ठीक है। इसमें कितने देश थे, 33 देश थे। 33 देशों ने इसमें जो है अपना समझौता साइन किया था। साइन करवाए जाते हैं लोगों से कि आप आइए और समझौता कीजिए कि आप ओजोन क्षरण नहीं करेंगे। इसमें इसका उद्देश्य क्या है, ओजोन का जो अत्यधिक उत्सर्जन है उसको रोकना तथा ओजोन लेयर, ठीक है, उस जो बर्बाद हो रहा है पृथ्वी से बाहर में है ओजोन लेयर, उसको क्षरण को रोकना, ठीक है। जो ओजोन क्षरण है वो किसकी वजह से होता है, तो ओजोन क्षरण जो होता है वो मुख्यतः 3-4 गैसों हैं, जैसे CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसके अलावा है HCFC है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस तरह से, ठीक। इसके अलावा है आपका मिथाइल ब्रोमाइड, जो मिथाइल ब्रोमाइड है ना, उसके अलावा भी ये क्षरण होता है ओजोन का, ठीक है। ओजोन जो परत है वो हमारे समतापमंडल से बहुत ऊपर है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट परत है क्योंकि जो है सूर्य की किरणें यूवी जो लेके आती हैं, यूवी यानी अल्ट्रावायलेट किरणें जो हमारे शरीर का कैंसर के कारण होती है उसको ये रोकता है, ये जो परत है वो, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर को ही ओजोन डे मनाया जाता है। ओजोन का विश्व में जो दिवस मनाया जाता है ओजोन दिवस, वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं ओजोन से रिलेटेड और कौन सा समझौता था, एक और समझौता था जिसका नाम है वीना कन्वेंशन यानी कि वीना समझौता, ठीक है। वीना समझौता क्या होता है, ये भी उससे पहले ये 1985 में हो चुका था, ये समझौता है। ये हानिकारक गैसों पर रोक लगाने हेतु ये जो है समझौता हुआ था। ये वीना कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया ना, ये ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वीना है, वहाँ पे एक समझौता हुआ था 1985 में, ये भी ओजोन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इतना जानकारी इसमें हमको मिला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रियो 20 घोषणा पत्र शीर्षक क्या था। ये सिंपल सा करंट अफेयर का क्वेश्चन था और इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, ठीक है। इसका जो टाइटल है उसको पूछा था शीर्षक को। तो जो रियो 20 हुआ था, रियो ओलंपिक गेम्स 20 20वां नंबर का, उसमें जो है टाइटल था द फ्यूचर वी वांट। क्या था, द फ्यूचर वी वांट इसका टाइटल था। इसके अलावा हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी की जो गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता है। छत्तीसगढ़ के जो गट्टा सिल्ली है ना, गट्टा सिल्ली सत्याग्रह जो छत्तीसगढ़ में हुआ था उसके प्रमुख नेता कौन कौन से हैं, तो नारायण राव मेघावाले हैं, ठीक है, नथुजी जगताप ये भी हैं। गट्टा सिल्ली में जो हुआ था उसमें 2 प्रमुख नेता थे, नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप। तो उपरोक्त में से दोनों सही हैं इसका, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गट्टा सिल्ली सत्याग्रह आप याद रखना, ठीक है। सूची 1 को 2 से सुमिलित करना है हमको। देखिए रायपुर षड्यंत्र केस
ये किससे रिलेटेड है, ठीक है, रायपुर डायनामाइट केस, दुर्ग कचहरी और ये रायपुर वाला, ठीक है, ये किससे किससे संबंधित है देखिए। तो वो जो रायपुर षड्यंत्र केस है वो हमारा जो मुख्य इसका था वो कौन सा, परसराम सोनी जी, ठीक है। तो इसमें जो है चौथा आएगा, पहले में क्या आएगा, चौथा आएगा, सभी में दिया है, ठीक है। दूसरा में रायपुर डायनामाइट केस, जो रायपुर डायनामाइट केस है उसमें जो थे वे थे आपके ईश्वरी चरण शुक्ला, कौन थे, ईश्वरी चरण शुक्ला, ये हैं, ठीक है। उसके बाद दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी, ये किसने किया था, ठीक है। तो सी में कौन सा आएगा आपका, सी में आएगा आपका रघुनंदन सिंगरौल, ठीक है। उसके अलावा हमारा रायपुर विद्यार्थी का जुलूस है रणवीर सिंह शास्त्री, ठीक है। तो इसका जो आंसर है हमारे पास डी है, डी इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री का है, तो इसको याद रखें आप, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था, ठीक है। रायपुर षड्यंत्र केस किसका है, परसराम सोनी का है। रायपुर डायनामाइट केस किसका है, ईश्वरी चरण शुक्ला का है। दुर्ग कचहरी आगजनी जो है रघुनंदन सिंगरौल का है। और रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस किसका है, तो रणवीर सिंह शास्त्री का है, रणवीर सिंह शास्त्री, रायपुर का रणवीर सिंह, विद्यार्थियों का जुलूस, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी 4 1 2 3। 8वां नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना, जो मध्य प्रांत था ना उसका जो संभाग बना था 1862 में बना था। देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक दूसरे से अटैच थे और उस समय जो है छत्तीसगढ़ संभाग बना था 1862 में, 1862 में। ये इतिहास का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ जो है एमपी से कब अलग हुआ, तो एमपी से अलग हुआ हमारा सन 2000 को, 1 नवंबर सन 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस हम मनाते हैं और ये जो है उसी दिन अलग हुआ था। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के माध्यम से हमको इससे छुटकारा मिला था, यानी कि हम अलग हो गए थे, ऐसा मान सकते हैं आप, ठीक है। छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित में से स्थानों पर विद्रोह हुए, निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह हुए, ठीक है। छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह हुए, तो कहाँ कहाँ हुआ था, धमधा में हुआ था, बदरगढ़ में हुआ था, तारापुर में हुआ था, ठीक है। धमधा दुर्ग के पास, बदरगढ़ और तारापुर, इन तीनों जगह में जो है विद्रोह हुए थे। कवर्धा में नहीं हुआ था, कवर्धा में विद्रोह नहीं हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है 1 2 और 4 सही, 1 2 और 4 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर जो जाते हैं ना, उसमें हमको बताना है सही क्रम क्या है। इस तरह से देखिए, ये जो है उत्तर हो गया और ये क्या है, दक्षिण हो गया। सबसे पहले जो हमारा पड़ता है उत्तर की तरफ, हमारा जो है तिब्बत पड़ता है, तिब्बत, ठीक है। और इधर हम बात करते हैं हिमालय पर्वत पड़ता है, ठीक है। तो तिब्बत का जो बड़ा पर्वत है उसके बाद जो हमारा पड़ता है, ठीक है। इधर की हम बात करें तो सबसे पहले हमारा हिमालय, हिमालय के बाद शिवालिक, शिवालिक के बाद हमारा क्या पड़ता है, ठीक है, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के बाद हमारा पड़ता है आपका ट्रांस हिमालय, ट्रांस, ठीक इस तरह से पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा पड़ा, ठीक है, हिमालय, हिमालय में भी कौन सा, लघु हिमालय, ठीक है। उसके बाद कौन सा पड़ा, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, ठीक है। जो इधर पड़ा है सबसे पहला वो शिवालिक है, शिवालिक, शिवालिक ये हिमालय का ही पार्ट है। शिवालिक के बाद लघु हिमालय, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के बाद आपको पड़ता है ट्रांस हिमालय, ट्रांस, ठीक है, ट्रांस हिमालय, इस तरह से। तो सबसे पहला जो क्रम है वो अगर हम बात करें इधर से हमको देखना है ना, साउथ से नॉर्थ देखना है, यानी कि दक्षिण से उत्तर देखना है, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो सबसे पहला हमारा जो पड़ता है शिवालिक पड़ता है, उसके बाद हमारा लघु हिमालय, उसके बाद महान हिमालय, बृहद हिमालय, उसके बाद अगर देता है तो ट्रांस हिमालय। तो इसका जो आंसर है वो बी है, बी इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर, छत्तीसगढ़ में रायपुर में हॉकी वर्ल्ड लीग फाइनल 2015 खेला गया। इसमें भारत सहित कुल कितने देशों की टीमों ने हिस्सा लिया। जो रायपुर में ये जो खेला गया था हॉकी वर्ल्ड लीग फाइनल 2015 में खेला गया था और इसमें जो है 8 देशों की टीम ने भाग लिया था, 8 देशों की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, पुराना है लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है क्योंकि हॉकी वर्ल्ड लीग जो है अभी छत्तीसगढ़ में एक ही बार हुआ था, ठीक है। धान के उत्पादन एवं उत्पादकता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। तो अगर हम 2015 की बात करें, 2015 की बात करें तो उस समय सिर्फ 3 पुरस्कार मिले थे, लेकिन अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो कृषि कर्मण के हमें 5 पुरस्कार मिल चुके हैं। अभी 2020 में भी जनवरी 2020 में भी हमें ये जो है पुरस्कार मिला कृषि कर्मण क्षेत्र का, ठीक है। इसमें सर्वाधिक खाद्य उत्पादन के लिए जो हमने 2016-17 में किया था उसके लिए हमें 2020 में
कृषि कर्मण पुरस्कार 5वीं बार मिला है, ठीक है। लगभग 5 करोड़ की इसमें राशि दी गई है, ठीक है। और 2 किसानों को जो मिला है वो उनमें जो है पहला जो किसान थे वो है वीरेंद्र साहू एक किसान है, और दूसरी जो महिला किसान है उनका नाम है अदिति कश्यप। क्या नाम है? अदिति कश्यप। इनको जो है ये जो है कृषि कर्मण पुरस्कार मिला साथ में। छत्तीसगढ़ शासन को तो मिला ही, साथ में 2 किसान वीरेंद्र साहू और अदिति कश्यप को। ये 2020 का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। 2015 में 3 बार मिला था, लेकिन मैं बताया 2020 में अभी तक हमें 5 कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुके हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भैरमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। बीजापुर में है भैया। भैरमगढ़ जो अभ्यारण्य है ना वो बीजापुर में है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। जो भैरमगढ़ अभ्यारण्य है वहाँ पे हमारा शेर पाया जाता है, शेर यानी कि आपका जो टाइगर है वो, ठीक है। और जो बीजापुर में हमारा एक और फेमस अभ्यारण्य है जिसका नाम है हमारा क्या है? पामेड़। शेर तो पाया जाता है, साथ में यहाँ पे पामेड़ अभ्यारण्य है। पामेड़ के अलावा हमारा इंद्रावती जो है नेशनल पार्क वो भी यहाँ पे है। और इंद्रावती और पामेड़ दोनों मिलकर जो है प्रोजेक्ट टाइगर चलता है यहाँ पे, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, यहाँ पे चलता है। और यहाँ पे नील गाय भी पाई जाती है, ठीक है। कुटरू गेम सेंचुरी यहीं पे है, कुटरू गेम सेंचुरी बीजापुर में है, ठीक है। पामेड़ अभ्यारण्य बीजापुर में है, कुटरू गेम सेंचुरी अभ्यारण्य में है, यहीं पे है मतलब बीजापुर में। और इंद्रावती जो नेशनल पार्क है वो भी यहीं पे है। इंद्रावती और पामेड़ दोनों संयुक्त रूप से प्रोजेक्ट टाइगर चलता है यहाँ पे, प्रोजेक्ट टाइगर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2009 से ये चल रहा है, ठीक है। और जो भारत सरकार द्वारा इसको पहले ही कर दिया गया था, 1983 से प्रोजेक्ट टाइगर इसमें चला दिया गया था। मतलब वहाँ पे टाइगर को किसी भी तरह का नुकसान पहुँचाना पूर्णतः प्रतिबंधित, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो पाया जाता है मुख्य वो है टाइगर यानी कि शेर, ठीक है, यानी कि बाघ। टाइगर यानी कि बाघ जो होता है ना जिसपे काली धारियाँ बनी होती है वो वाला पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे टाइगर पाया जाता है, टाइगर बाघ, ठीक है। शेर थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। इसमें बाघ मुख्यतः पाया जाता है, बाघ, ठीक है। तो बीजापुर के लिए हम ये देख लिए। और बीजापुर है किस नदी के किनारे? तो हमारा जो है नारंगी नदी, नहीं सॉरी, बीजापुर है इंद्रावती नदी, ठीक है। उसके बारे में हम देखते हैं अगला। 20वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में कुचिपुड़ी नृत्य में छत्तीसगढ़ की किस नृतक को प्रथम स्थान मिला था? तो इसमें जो मिला था, किसको मिला था? रुचि कृष्णन को। इसमें जो मिला था वो है रुचि कृष्णन को जो है जे डांस करती हैं, ठीक है, नृतक, ठीक, इनको प्रथम स्थान मिला था कुचिपुड़ी में। कुचिपुड़ी का कौन है? तो ये रुचि कृष्णन है छत्तीसगढ़ से, ठीक है। इसमें ये करंट अफेयर से प्रश्न था तो ज़्यादा टेंशन लेने की इसमें बात नहीं है, ठीक है। 14 के बाद हम चलते हैं 15वें नंबर पे। प्रदेश में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है, ठीक है, वो है हमारा धमतरी। देखिए धमतरी में जो है ना ये गरियाबंद के नीचे में थोड़ा सा लगा हुआ हिस्सा ये जो है उड़ीसा को टच करता है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन ये जो है गरियाबंद इसको पूरा ऐसे कवर कर लेता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हिस्सा जो है उड़ीसा में ये टच करता है धमतरी। तो और धमतरी जो है सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा जो है शेयर करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सूची एक को अभ्यारण्यों के नाम है और दूसरा जो है जिला है उसको सुमेलित करना है, ठीक है। तो जो है सेमरसोत कहाँ पाया जाता है भैया? हमारा सेमरसोत जो है वो पाया जाता है बिल्कुल बलरामपुर में। सेमरसोत जो है हमारा बलरामपुर में पाया जाता है। दूसरा बादलखोल जो कहाँ पाया जाता है? बादलखोल जसपुर में पाया जाता है। गोमर्दा रायगढ़ और सीता नदी धमतरी यहाँ पे पाया जाता है। तो सेमरसोत को याद रखना बलरामपुर में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है पहले का जो है सी आ गया, दूसरे का डी आ गया, तीसरे का आपका रायगढ़ का ए आ गया, ठीक है, गोमर्दा का रायगढ़ ए आ गया और सीता नदी धमतरी बी आ गया। तो इसका जो सही जवाब है वो है आंसर बी। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पे। तो है कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, तो कोंडागांव है नारंगी नदी के किनारे पे, ठीक है। कोंडागांव जो है नारंगी नदी के किनारे पर है। जो नारंगी नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो ये मकड़ी, जो मकड़ी पहाड़ी नामक जगह है, मकड़ी वहाँ का तहसील है, मकड़ी पहाड़ी है वहाँ इलाका, ठीक है। तो मकड़ी पहाड़ी से निकलती है ये नदी जिसका नाम है नारंगी नदी, ठीक है, मकड़ी पहाड़ी से, ठीक है। इसके अलावा जो है ये सबरी की सहायक नदी है, इंद्रावती की सहायक नदी, ठीक है।
सबरी इंद्रावती की सहायक नदी है ये इंद्रावती में जाके मिलती है बाद में, ठीक है, नारंगी। और इंद्रावती की जो सहायक नदी है सबरी है, सबरी की सहायक नदी इंद्रावती है। इस प्रकार से तीनों एक दूसरे के सहायक है, नारंगी भी, ठीक है, कह सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन जो अपवाह तंत्र है वो गोदावरी अपवाह तंत्र है। गोदावरी की अपवाह तंत्र में इंद्रावती जाके मिलती है, ठीक है। अब इंद्रावती से जाके मिलती है नारंगी, और ये दोनों सबरी से मिलते हुए ये जो कहाँ जाते हैं, ये चले जाते हैं गोदावरी पे। रामगिरी की पहाड़ी इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। जो रामगिरी है ना, उसको रामगढ़ की पहाड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। रामगिरी इज आल्सो कॉल्ड रामगढ़ की पहाड़ी। ये जो है हमारे किस पर्वत श्रृंखला से रिलेटेड है, तो ये विंध्याचल। देखिए सबसे पहले जो हमारा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है उसके नीचे में है सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा नीचे में है, सतपुड़ा नीचे में है इस साइड में, ठीक है। और ये भ्रंश घाटी बनाती है यहाँ पे, ये विंध्यल है। तो विंध्यल वाला जो क्षेत्र है ना वो कोरिया से होते हुए इधर ऐसे पूरा फैला हुआ है, ठीक है। तो ये जो रामगढ़ की पहाड़ी है वो सरगुजा जिले में है, और ये जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी में आती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। जो भारतीय संविधान है उसमें न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किसमें है? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का जो आधार है वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसको हमें कहाँ से लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ये जापान से लिया गया है, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में क्या करते हैं हम लोग, रिव्यू करवाते हैं। जैसे कोई अगर संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है किसी में, ठीक है, तो क्या करती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जो है जुडिशियल रिव्यू करती है। जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 32, और हाई कोर्ट है 226, ये रिट जारी कर देते हैं, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं फिर जो सुप्रीम कोर्ट है 32 और 136 इन धाराओं के माध्यम से जो है रिट जारी करके न्यायिक जुडिशियल रिव्यू करते हैं, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन। ये न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है वो यूएसए से लिया गया है, ठीक है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है, ठीक है। इसमें जुडिशियल रिव्यू करके जो है कोई बंदी है जैसे, ठीक है, वो जो उसको गलत सजा दिया गया है मान लो, और वो अपील करता है, तो जो जज है ना वो सुप्रीम कोर्ट के धारा 32 और 136 के तहत जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। वैसे ही हाई कोर्ट जो है ना धारा 226 और 227 इनके तहत में जुडिशियल रिव्यू करते हैं। मतलब जैसे फांसी देना मान लो वो दे डाले गलती से कि आपको फांसी दे जाएगा ऐसे करके वो ऑर्डर दे डाले, उसके बाद क्या होगा, बाद में पता चलता है कि उसने ऐसा काम नहीं किया है, तो वो लोग जुडिशियल रिव्यू करते हैं, फिर बाद में जो है इनको सज़ा को माफ़ कर दिया जाता है या फिर जैसा भी है कम कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370, ठीक है, ये अनुच्छेद 370 है, वो उसके बारे में बताना है। तो ये जो है एक अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध था, ठीक है। अगर हम बात करते भारतीय संविधान का 370 जो है एक अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध है। अभी जो है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से ये धारा 370 हटा, ठीक है, उनका अलग बढ़िया सा उनका जो है फ्लैग बनता था, संविधान बनता था, सब चीज़ होता था, ठीक है। तो ये धारा 370 हटने से वो जम्मू कश्मीर जो है हमारा भी क्या है, ठीक है, हट गया है। इसमें जो है जितना भी धारा था 370 और 35A है शायद, है ना एक, वो भी हट गया है। तो जम्मू कश्मीर अभी वर्तमान में हमारा जो है एक क्या बोलते हैं उसको, केंद्र शासित प्रदेश बन गया अभी, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, अभी राज्य को इसको दर्जा नहीं दिया गया, ठीक फिलहाल, ठीक है। तो इसमें और बताता हूँ जो धारा 370 है वो किस भाग में लिया गया है। तो भाग हम बात करें तो भाग 21 में, भाग 21 में धारा 370 के बारे में बताया गया है। और भाग 21 जो है कहाँ से कहाँ तक है, 369 से 392 तक, 392 तक। और इसमें बताया गया है कि अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध, ठीक है, कैसे कैसे अस्थायी रूप से संक्रमणकालीन उपबंध होंगे ऐसे करके, ठीक है। तो इतना हो गया। अगला हम देखते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन, ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। तो इसको आप याद रखना, सही नहीं क्या बोला, ग्राम सभा की बैठक में 10 जो है गणपूर्ति आवश्यक है, ये सही है भैया। तो सही नहीं को हमको बताना है ना। ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाएं उपस्थित आवश्यक है, ये भी सही है,
ठीक है। गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी हैं, ये सही है। गणपूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है, सही है। स्थगित सम्मेलन में भी गणपूर्ति आवश्यक है, ऐसा नहीं है। तो ये जो है इसमें क्वेश्चन में आंसर होगा, ठीक है। छठवां, स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी बजट पारित किया जा सकता है क्या? ऐसा नहीं है भैया, बजट पारित कैसे कर देंगे, गणपूर्ति नहीं है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो इसका आंसर है पांचवा, छठवां और सातवां है, ठीक है। देखिए आप, सातवां भी है इसमें, स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित कर सकता है, किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति ना हो तो सरपंच को जो है हटाया जा सकता है, ऐसा है क्या? नहीं हटाया जा सकता। क्यों नहीं हटाया जा सकता? पहले उसके बारे में थोड़ा सा कारण को बताएगा, हो सकता है वो कुछ और कारण की वजह से सभा नहीं करा पा रहा होगा। तो इसका जो आंसर है पांचवा, छठवां और सातवां है, पांचवा, छठवां और सातवां, पांचवा, छठवां और सातवां इसका सही आंसर होगा। मतलब ये जो है इनमें सही नहीं है, किसके संबंध में? ग्राम सभा के संबंध में सही नहीं है ये। अगला क्वेश्चन 22वां नंबर है, ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही नहीं है? जो ग्राम पंचायत है उसके विषय में क्या सही नहीं है? वो ग्राम सभा था, ये ग्राम पंचायत है। देखिए अब इसमें क्या सही नहीं है उसको देखते हैं। तो ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं, ये तो बात सही है, 20 पंच हो सकते हैं अधिकतम। इसके अलावा हम देखते हैं तो ग्राम पंचायत में यदि 15 पद निर्वाचित हैं तो 5 मनोनीत किए जाएंगे, ऐसा नहीं है। मनोनीत नहीं किया जाता पंचों को, मनोनीत यानी अपने मन से उनको रखना, ठीक है, मनोनयन कर देना यानी उनको रख लेना अपने आप से, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये गलत है, सही नहीं है पूछा है, मतलब इस आंसर के लिए हमारा ये ठीक है। जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलत है, ठीक है। अगला हम देखते हैं तो ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है, हो सकते हैं 10 पंच, मिनिमम 10 और अधिकतम 20। पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लाट द्वारा निर्णय होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये गलत है। लॉटरी यानी नहीं निकाला जाता उसमें, ठीक है, कुछ और दूसरा तरीका होगा। छठवां, मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते और मतदान कर सकते हैं। जो मनोनीत सदस्य हैं वो क्यों बैठक में भाग लेंगे भाई, ठीक है, मनोनीत सदस्य उसमें होते ही नहीं है, ठीक है। मनोनीत मतलब उनको अपने मन से रखना, ये नहीं होते हैं भैया। तो छठवां इसका आंसर होगा और इसका आंसर होगा 5वां और इधर है तीसरा, ठीक है। तो दूसरा, तीसरा और 5वां भी तो है ना, पंचों के निर्वाचन मत पर आने पर ये है। तो इसका जो सही आंसर है वो अभी फिलहाल इसमें दिखा रहा है 2, 3 और 6, ठीक है। 5 को इसमें नहीं बताया है, तो 5 भी सही लग रहा है मुझे, 5 भी सही है, 5 भी सही है, ठीक है। तो देखिए अगर 2 पंचों का जो है समान मत आ जाए तो उनको लॉटरी द्वारा किया जा सकता है, ठीक है, ये सही है। तो इसका जो सही आंसर है 2, 3 और 6 है, ठीक है। छठवां और आपका तीसरा और दूसरा ये सही है। तीसरा और दूसरा मैं ऊपर में दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये जो दूसरा वाला है ना ये गलत है। ग्राम पंचायत में 15 और निर्वाचित 5 कर सकते हैं क्या? नहीं, नामित कर सकता है, ये भी गलत है। तीसरा भी गलत है, दूसरा तीसरा गलत है और ये गलत है 5वां। छठवां सही है भैया, छठवां सही है, ठीक है। मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते और मतदान कर सकते हैं, ठीक है, ये सही है, सॉरी गलत है वो, छठवां गलत है ना, ये वाला सही है, 5वां वाला। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इसका जो आंसर है सी है ना। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? जो इसकी अध्यक्षता का सम्मेलन करता है वो करता है उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना गया या चुना जाए, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। अनुसूचित क्षेत्रों में वही अनुसूचित जनजाति के लोग ही सदस्य का काम करेंगे, ठीक है ना, ऐसा कोई आदमी बाहर से आके ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। उसमें राज्य निर्वाचन आयोग ने विगत पंचायत चुनाव में मतपत्रों का रंग निर्धारित किया था, उसे सुमेलित कीजिए। मतपत्र है ना, उसका जो रंग क्या क्या था उस समय, तो इसका जो आंसर है सी सही है, ठीक है। पंच का जो है ना वो क्या था, पंच का आपका, पंच में आपका आएगा गुलाबी, ठीक है, ठीक है, पंच में गुलाबी हो गया। सरपंच में आपका आएगा चौथा पीला, ठीक है, सरपंच में आपका आएगा सॉरी ठीक है, उल्टा है, देखिए ए में क्या आएगा आपका, ए में आएगा आपका नीला में आएगा दूसरा, यानी कि सरपंच। नीला का क्या है, सरपंच है, ए में है सरपंच। एक बार और बताता हूँ इसको, नीला में है आपका सरपंच है, ठीक है। दूसरे नंबर पे
बी में क्या आया है, बी में आया है चौथा, यानी कि बी में चौथा। ये गुलाबी का कौन है, जिला पंचायत सदस्य गुलाबी वाले रहेंगे। सी में आया है पहला, सी में आया है पहला, यानी कि पंच वाले रहेंगे, ठीक है, पंच ये जो है सफ़ेद हैं। और साथ में आपका तीसरा में डी में तीसरा आया है ये, ठीक है, डी में तीसरा, यानी कि ये इस तरह से है, ये बच गया है जनपद पंचायत सदस्य। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है उल्टा टाइप का दिया ना, इधर से आपको देखना है, ए में कौन सा है दूसरा, ठीक है, सरपंच में कौन सा है नीला रंग, और पंच में कौन सा है आपका, पंच में है सफ़ेद रंग, और जनपद पंचायत सदस्य में पीला रंग, और जिला पंचायत सदस्य में गुलाबी रंग, ठीक है। तो उसको आपको याद रखना है, ठीक है। अभी जो है ये चेंज हो गया है, इसीलिए कन्फ्यूजन हो गया, 2020 में ये चेंज हो गया है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो उसको आपको देखना पड़ेगा नया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। तो ये जो है अनुच्छेद 200 के अंतर में, ठीक है, अनुमोदन के लिए। जैसे राज्यपाल चाहता है कि राष्ट्रपति से उसका अनुमोदन हो जाए, अप्रूवल हो जाए, तो वो अनुच्छेद 220 के तहत में उसको भेज सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है। जो कोट्टापुरम से कोल्लम तक जोड़ता है ना, वो है हमारा केरल तटीय जलमार्ग, नेशनल वाटरवे 3, ठीक है। नेशनल वाटरवे 3 जो है ना, वो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो है चंपाकर नहर, क्या नहर, चंपाकर नहर में बहता है, ठीक है, नहर है, नदी नहीं है, ठीक है, जो केरल के तटीय नहर जलमार्ग है ये, ठीक है। कोट्टापुरम से कोल्लम तक है, और इसकी जो लंबाई है वो है लगभग 205 किलोमीटर, 205 किलोमीटर। तो इसको आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 27वां, जलप्रपात और उसकी स्थिति के क्षेत्रों के निम्नांकित युग्मों में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है। देखिए जलप्रपात, सत्यधारा जलप्रपात मुंगेली में, ये बिल्कुल नहीं पाया जाता मुंगेली में भैया। अमृतधारा जलप्रपात कोरिया में पाया जाता है, रानी दहरा जलप्रपात सुकमा में है, चित्रकूट जलप्रपात बस्तर में है। मुंगेली में कोई भी जलप्रपात नहीं है, मुंगेली में कोई भी जलप्रपात नहीं है, ठीक है। हालांकि छोटा मोटा नदी में है, बाकी उतना जो फेमस है ना वो यहाँ पे नहीं है मुंगेली में, ठीक है। तो अमृतधारा जलप्रपात कोरिया हो गया, रानी दरहा जलप्रपात सुकमा में है। देखिए रानी दरहा और एक रानी दहरा, जो रानी दहरा है ना वो कवर्धा में है, ठीक है, कबीरधाम जिले में, और जो रानी दरहा है वो सुकमा में है, ठीक है। तो इतना आप याद रखें इसके बारे में। निम्नांकित में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिलों का कौन सा समूह लिंगानुपात के घटते क्रम में है। देखिए सबसे ज़्यादा लिंगानुपात था कोंडागांव जिले में, ठीक है, कितना था, 1033 था, ठीक है। सबसे कम कितना था, 963, कहाँ था, रायपुर में था, ठीक है। तो आपको याद रखना है, कोंडागांव में सबसे अधिक था, फिर दंतेवाड़ा, फिर राजनांदगांव, ठीक है, ऐसा क्रम था, घटते क्रम, ठीक है। तो कोंडागांव में आप याद रखना सबसे अधिक था, रायपुर में सबसे कम लिंगानुपात। और छत्तीसगढ़ के लिंगानुपात की बात करें तो 991 छत्तीसगढ़ में ओवरऑल लिंगानुपात क्या होता है, तो 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं। निम्नांकित सूची 1 को सूची 2 से हमको मिलाना है। तो इस सूची में क्या है, देखिए दुर्ग में जो शहरी नगरी जनसंख्या है, यानी कि शहरी जनसंख्या और जिला, दुर्ग में सबसे ज़्यादा है भैया 64%। उसके बाद हमारा है रायपुर में है 59.08, यानी कि 59.08, यानी कि 08, ठीक। धमतरी में अगर बात करें, धमतरी में है, और राजनांदगांव में ज़्यादा होगा, उसके बाद धमतरी में होगा डी। तो इसका जो सही आंसर है 81, 2 का ए हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2 का ए हो गया, 18, ठीक है। और जो राजनांदगांव है उसमें कम है, 17 है, ठीक है। रायपुर में है 59, और दुर्ग में है सी, यानी 64, ठीक है। तो इसका जो आंसर है सी है, CADB इसका सही आंसर है। दुर्ग में सबसे ज़्यादा है लेकिन याद रखना, और अभी इसमें राजनांदगांव में सबसे कम हो गया, ठीक है। धमतरी और राजनांदगांव में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती है, ठीक है। तो जो कोरबा जिला है बीच में है, रायपुर बीच में है, दुर्ग बीच में है, सरगुजा भी ऊपर वाले बीच में है, ठीक है। तो ये जो है किसी भी दूसरे राज्यों की जिला को स्पर्श नहीं करती है,
ठीक है। तो इतना हम पढ़ लिए दोस्तों, 30 क्वेश्चन था। 30 क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देखें इस टॉपिक को। अगला मैं जो है 31 से लेकर आपका आगे जो का जो क्वेश्चन है उसको अगले